जी। तो हम इसको यहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि प्रोसेस चेंज के हवाले से हम बात कर रहे थे कि कोई प्रोसेस अगर चेंज हो रही है, कर लिया था, टेक्नोलॉजी अगर कोई न्यू आ रही है तो उस सिचुएशन में भी आपने वर्कर्स को ट्रेन करना है उस नई टेक्नोलॉजी को यूज करने के हवाले से। ठीक है। अब वो कह रहा है दी मैस इंट्रोडक्शन ऑफ डेस्कटॉप कंप्यूटर्स screens and keyboards in 1990s is an example of new technology introducing new risks into the workplace. This has been further compounded with the widespread introduction and the use of mobile phones and tablets which bring additional risk and compliance to the safe use of IT। अब देखें इसकी सिंपल सी एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को। आपने रिसेंटली एक न्यूज़ भी सुनी होगी कि यूरोप वाली साइड पे जो है वो एक फीमेल थी, वो ये जो कहते हैं अपना एयरपोर्ट्स यूज कर रहे थे, तो वो एयरपोर्ट जो है वो उसके कान में ही ब्लास्ट कर गया। ठीक है, वो वायरलेस हैंड फ्री थी। तो अब इसकी प्रिकॉशंस हैं। ठीक है। तो पहले क्या होती थी, वो वायर वाली होती थी, उसमें ये इशू नहीं आता था। अब न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई है, अब उसका हैजर्ड क्या है, वो कान में ब्लास्ट कर गई और वो लड़की जो है वो एक कान से बहरी हो गया, उसका ईयर ड्रम जो है वो डैमेज हो गया था। ठीक है। इसी तरह से मोबाइल फोन है, ज्यादा देर तक अगर आप इसको चार्ज पे लगाते रहते हैं, इसकी बैटरी डैमेज हो सकती है, ये भी ब्लास्ट कर सकते हैं। आपको पता है मोबाइल क्यों नहीं अलाउ प्लांट के ऊपर? इसी वजह से नहीं अलाउ कि ये स्पार्क का इग्निशन का सोर्स बन सकता होता है। ठीक है। बाकी सिक्योरिटी तो ठीक है, हैजर्ड्स हैं प्लस ये जो है ना वो आप कह लें कि सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका यही हैजर्ड है कि इसकी जो बैटरी जो होती है ये कभी भी ब्लास्ट कर सकती है, वो इसको एक हैजर्ड समझते हैं। वहां पे जितने भी मोबाइल फोन्स आपको अलाउ करेंगे वो स्पार्क रेजिस्टेंस कह लें, एक्सप्लोजन रेजिस्टेंट होते हैं। मोटरोला कंपनी के बड़े हैवी किस्म के मोबाइल होते हैं वो। ठीक है। कीपैड वाले कैमरा तो वैसे ही अलाउ नहीं होता वहां पे। ठीक है। तो बहरहाल, और इसके अलावा अगर कोई न्यू लेजिस्लेशन, कोई नया कानून बन रहा है तो उस सिचुएशन में भी उस हवाले से वर्कर्स को जो है उसकी ट्रेनिंग करवाना क्या है, जरूरी है। ठीक है। और फिर इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एनी ट्रेनिंग गिवन, नॉट ओनली टू रिकॉर्ड हु हैज बीन ट्रेन्ड बट आल्सो टू अपडेट एंड शो प्रोग्रेस अगेंस्ट द ट्रेनिंग प्लान। यानी ट्रेनिंग का रिकॉर्ड भी रखना है और जिसको आपने ट्रेनिंग दी है, जो बंदा ट्रेन किया आपने, उसका फीडबैक भी आपने लेना है और उसकी प्रोग्रेस को भी आपने चेक करना है। ठीक है, कि जो हमारा ट्रेनिंग प्लान था उसके अकॉर्डिंगली क्या इस बंदे ने चीजों को एक्वायर किया है, चीजों को गेन किया है या नहीं किया। ट्रेनिंग रिकॉर्ड शुड डिटेल द लेवल ऑफ कंपिटेंस अचीव, द डेट ऑफ द ट्रेनिंग एंड द हाईलाइट व्हेन एनी रिफ्रेशर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड। और इसमें एक और चीज भी होती है कि जब आप डेट लिखते हैं और इसको रिटर्न फॉर्म में लेके आते हैं तो आपको इस चीज का आइडिया भी हो जाता है कि आप दोबारा रिफ्रेशर ट्रेनिंग कब देनी है हमने। ठीक है। तो क्योंकि एक एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इंसानी फितरत में है कि वो चीजों को इग्नोर करना शुरू कर देता है, चीजें भुलाना शुरू कर देता है। ठीक है। तो उस सिचुएशन में उसको रिफ्रेश करने के लिए दोबारा से रिफ्रेशर ट्रेनिंग भी करवाई जाती होती है। ठीक है। तो ये जो टॉपिक था हमारा ट्रेनिंग का, ये हमने बड़ी डिटेल में इसको डिस्कस भी किया और इसको कंप्लीट भी कर लिया। अब कुछ स्टडी क्वेश्चंस हैं कि व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स एंड लिमिटेशन ऑफ बोथ रिटन एंड वर्बल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ये डिफिकल्ट तो नहीं है आपके लिए। Example state why graphic symbol यानी such as pictograms are used to communicate safety information। आपने एग्जांपल भी देनी है और बताना भी है कि क्यों हम जो है वो पिक्टोग्राम या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं सेफ्टी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए। इसको आपने सॉल्व करना है, मुझसे शेयर करेंगे, हम उसको बाद में डिस्कस कर लेंगे फिर। हम्म। अच्छा। सही। उधर का जो हैजर्ड होगा उसको, वो यही टेम्परेचर का हैजर्ड होगा ना, तो इसको वो लोग कम्युनिकेट कर रहे होंगे। ओके, हाउ कैन वर्कर्स बी इन्वॉल्व इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। तो बताएं जी, वर्कर को किस तरह से इन्वॉल्व कर सकते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए? यानी किस तरह से हम वर्कर को इन्वॉल्व करेंगे तो हेल्थ एंड सेफ्टी हमारी इंप्रूव होगी? कोई है आंसर आपके जहन में? और उसको डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल करेंगे। एग्जैक्टली, मेन पॉइंट यही है कि उसको डिसीजन मेकिंग में, फिर उसके हवाले से बाकी डिटेल्स भी मेंशन की हुई हैं कि डिसीजन मेकिंग में आपने उसको कोऑपरेशन उसकी चाहिए, तो कोऑपरेशन किस तरह से जो है वो मिलेगी आपको, कंसल्टेशन के हवाले से मिलेगी। तो बहरहाल इसको आपने करना है। फिर व्हाट शुड बी दी फर्स्ट प्रायोरिटी इन इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग के अंदर फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी? और लास्ट क्वेश्चन है कि अपार्ट फ्रॉम एट इंडक्शन व्हाट शुड ट्रेनिंग बी प्रोवाइडेड, व्हेन शुड ट्रेनिंग बी प्रोवाइडेड, यानी कब कब आपने ट्रेनिंग देनी है। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि ट्रेनिंग कब कब आपने देनी है। तो ये आपका ट्रेनिंग तक टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है। ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इनको आपने जो है वो
स्टडी करके आना है, इसको राइट करें, राइट करने के बाद कल हम इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे, देन उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कल का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ह्यूमन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। तो ये तीन तरह के हैं। इसके लिए मैंने आपको एक एक्रोनिम भी लिखवाऊंगा, अभी बता देता हूँ, जोई के नाम से, JOI, जे फॉर जॉब, O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल और I फॉर इंडिविजुअल। इन सबको हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। था ह्यूमन फैक्टर विच इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर, यानी हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को, जो जो भी यानी वर्कर्स हैं उनके बिहेवियर को कौन कौन सी चीजें जो है वो अफेक्ट कर रही होती हैं। अब इसमें वो कहता है, इसमें काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लेकिन जो मेजर फैक्टर है वो यहाँ पे बताता है। वो कहता है कि इंडिविजुअल वर्कर वर्क बिहेवियर इज ऑफ अ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू इफेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। वो कहता है कि यानी इंडिविजुअल वर्कर बिहेवियर जो है वो एक बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट के हवाले से। यानी उस बंदे का रवैया क्या है, जो भी बंदा वहां पे वर्कर काम कर रहा है उसका हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से क्या रवैया है। वन वर्कर मे बिहेव इन एन आइडियल मैनर बट एन अदर मे नॉट। अब एक वर्कर जो है वो सेफ्टी के हवाले से जो है वो प्रॉपर तरीके से हम कह लें कि बिहेव कर रहा है, जबकि जो दूसरा वर्कर है एंड देयर अनसेफ बिहेवियर मे एंडेंजर देमसेल्फ एंड अदर। और अगर दूसरा वर्कर जो है वो अनसेफ बिहेव कर रहा है तो वो खुद को भी खतरे में डालेगा और बाकियों को भी खतरे में डालेगा। तो थ्री सिग्निफिकेंट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल वर्कर सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर। अब तीन मेजर फैक्टर हैं जो कि किसी भी वर्कर के बिहेवियर को क्या कर रहे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। नंबर वन पे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है, नंबर टू पे जॉब फैक्टर है, नंबर थ्री पे इंडिविजुअल फैक्टर है। यानी इस पूरे टॉपिक को पढ़ने का मकसद क्या है कि हम उन फैक्टर्स को देखेंगे जो किसी भी वर्कर के हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते होते हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी वर्कर के हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, हम इन चीजों को यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। वो यही बता रहा है, शुरू में उसने यही बात की है कि वन वर्कर मे बिहेव इन एन आइडियल मैनर बट एन अदर मे नॉट। एक वर्कर है वो आइडियल वे से बिहेव कर रहा है लेकिन दूसरा नहीं कर रहा। जो नहीं करेगा वो खुद को भी खतरे में डालेगा, दूसरों को भी खतरे में डालेगा। तो हमने अब इस चीज को बड़ा डीपली स्टडी करना है कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो किसी भी बंदे के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है। तो अब उसके हवाले से तीन फैक्टर्स क्या हैं, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है, जॉब फैक्टर है और इंडिविजुअल फैक्टर है। अब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर में कहता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे आर वर्किंग फॉर, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रही है। ठीक है। उसके बाद जॉब फैक्टर में वो बंदा खुद क्या काम कर रहा है, उसकी ड्यूटी क्या है। ठीक है। और इंडिविजुअल फैक्टर में उसका पर्सनल आप कह लें कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो बंदा उसकी मेंटालिटी, उसका एटीट्यूड क्या है। ठीक है। तो इन तीन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो ये उसने ये डायग्राम भी दिखाई हुई है कि एक बंदे का जो बिहेवियर है उसको ये तीन फैक्टर क्या कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। जॉब फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर और इंडिविजुअल फैक्टर। ये तीनों फैक्टर जब उसको इन्फ्लुएंस करेंगे तो उसका एक बिहेवियर क्रिएट होगा। ठीक है। जिस तरह से वो वर्क प्लेस के ऊपर बिहेव कर रहा होगा। ठीक है। तो अब इसके बाद वो हमें कहता है कि एन इशू ऑफ क्रिटिकल इंपॉर्टेंस टू हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट इज द वे दैट इंडिविजुअल वर्कर बिहेव। वही बात उसने यहाँ रिपीट की। इट इज एस्टिमेटेड दैट वेल ओवर हाफ ऑफ ऑल वर्कप्लेस एक्सीडेंट आर काज्ड बाय द अनसेफ एक्ट द पुअर सेफ्टी रिलेटेड बिहेवियर ऑफ द वर्कर। यानी तकरीबन आधे के करीब जो हादसात हैं वो अनसेफ काम करने की वजह से होते हैं। और अनसेफ काम किस तरह से होता होता है, जब वर्कर सेफ्टी से काम नहीं करता और पुअर बिहेवियर शो करता है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। इट इज नॉट इनफ टू डिसमिस दिस एज बीइंग ड्यू टू केयरलेसनेस। This simply blames the worker and is ineffective at identifying underlying causes and corrective actions। यानी वो ये बता रहा है कि आप इसके अंदर किसी भी हर टाइम यानी किसी वर्कर को ब्लेम नहीं कर सकते कि उसी का कसूर है, बल्कि समटाइम्स आपको कुछ ना कुछ रूट कॉजेज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और आपको ये आइडिया लगाना पड़ेगा, इस चीज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मेन इसके पीछे क्या इशू है। तो अब इसके बारे में वो फिर बता रहे हैं कि इफ वी कैन अंडरस्टैंड दैट देन इट मे बी पॉसिबल टू, जैसे अब वो कहता है कि करेक्ट पुअर बिहेवियर व्हेन इट इज आइडेंटिफाइड। अब आपने क्या क्या करना है कि जब आपको किसी वर्कर का पुअर बिहेवियर नजर आ रहा है तो आपने उसको करेक्ट करना है बाय रिमूविंग द काज ऑफ दैट बिहेवियर। अब उसका बिहेवियर किस तरह से ठीक होगा, जब आप उन कॉजेज को रिमूव करेंगे, उनको उसके ऊपर बातचीत करेंगे, उसका सोल्यूशन निकालेंगे, देन अल्टीमेटली उस वर्कर का बिहेवियर भी ठीक हो जाएगा। फिर है एंटिसिपेट पुअर बिहेवियर बिफोर इट अकर एंड इंट्रोड्यूस चेंजेस टू रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ इट्स अकरिंग। यानी
किसी भी बंदे का बिहेवियर पुअर होने से पहले ही आप वहां पे जो है कुछ स्टेप्स लें, इनिशिएटिव्स लें, उनकी ट्रेनिंग करवाएं, ठीक है, ताकि वो दोबारा भी ना हो और उसके होने के चांसेस भी कम हो, यानी फर्स्ट टाइम भी वो उसका बिहेवियर ठीक रहे। और अगर फॉर एग्जांपल इन किसी केस वो हो भी रहा है, उसका बिहेवियर पुअर हो भी रहा है, तो उसके लिए आप इनिशिएटिव्स लें ताकि वो दोबारा उसका बिहेवियर ठीक रहे। इंसान साइड ही है, जो एक काम मुसलसल और ऑटोमेटिकली वो ठीक का बात होने से हो बिल्कुल जाता है। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं अपने फैक्टर्स की तरफ। कहता है कि दीज इश्यूज कैन बी ग्रुप्ड अंडर थ्री मेन हेडिंग्स। अब वही बात है, अब इसके लिए एक एक्रोनिम है, इसको याद रखने के लिए आप ये लिख सकते हैं जोई, JOI। जे फॉर जॉब, O फॉर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर एंड I फॉर इंडिविजुअल। अब ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो आपके ذहन में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं कि किसी भी वर्कर के बिहेवियर के ऊपर इदारा जो है वो किस तरह से असरअंदाज हो रहा होता है। इस चीज को अगर हम डिस्कस करें तो आपके ज़हन में कौन कौन से फैक्टर आते हैं। सबसे पहले वो वर्कर की आ जाती है, हेल्थ के रिलेटेड। ठीक है। ठीक है, उसके बाद उसकी अप्रोच काम करने क्या है, तो उसको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए वो काम करेगा उस जिम्मेदारी में। सही हो गया। और तीसरा ये कि उसके ऊपर कितना वर्कलोड डाला जाए, तो उसको कितना, एक वर्कर हम्म, है उसको कितना वर्कलोड नहीं डाला ये जाए। वर्कलोड वाला तो जॉब उसमें आ गया ना, जॉब अच्छा। फैक्टर में आ गया। ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन की वजह से कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी वर्कर को जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। हम अभी ये मेंशन भी किए हुए हैं अभी, हेल्थ के वाले से सेफ्टी कल्चर है और रिसोर्सेज है, वर्क पैटर्न है, कम्युनिकेशन है, लेवल ऑफ सुपरविजन है। ये तो आप देख के बता रहे हो, चलो ठीक है, ओके। यार देखो, ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से जब भी हम बात करेंगे ना, तो ऑर्गेनाइजेशन आपको याद होगा कि एम्प्लॉयर जो है वो एक किस्म की ऑर्गेनाइजेशन ही बना रहा होता है, तो हम इसमें ना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी ऐड कर सकते हैं। यानी अब जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो मैंने आपको क्या बताया था, मैनेजमेंट, टॉप मैनेजमेंट आएगी और हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, ये दो चीजें लाजमी इंक्लूड होती होती हैं जब भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, मैनेजमेंट की बात हो। ठीक है, तो उस उन उनके अंदर ये दो फैक्टर्स जो है वो लाजमी इंक्लूड होते हैं। नंबर वन क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, और दूसरा मैनेजमेंट की कमिटमेंट। इसके अलावा आपको याद होगा कि हमने मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी के वाले से जब बात की थी, तो उनको मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसने जो है वो सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करनी है, उसके अलावा उसने सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है, सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है, और पीपीज प्रोवाइड करनी है, तो इस तरह से यानी, और सुपरविजन प्रोवाइड करनी है, वो जो IITS मैंने आपको बताया था, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग और सुपरविजन। तो यानी ये सारी की सारी चीजें जो हैं, ये फैक्टर्स उस वर्कर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। पहली बात वही आ गई कि कल्चर की अगर हम बात करें कि द वे दैट इज कल्चर इज ग्रेजुअली एब्जॉर्ब बाय द इंडिविजुअल, यानी वहां पे जैसा कल्चर होगा वर्कर उसको आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब करेगा, उसको अडॉप्ट करेगा, देन उसके अकॉर्डिंगली वो एक्ट करेगा या बिहेव करेगा। तो अगर वहाँ पॉजिटिव कल्चर होगा तो वर्कर ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली जो है वो लेके चलेगा हेल्थ एंड सेफ्टी को। अगर वहाँ नेगेटिव कल्चर होगा तो वो हेल्थ एंड सेफ्टी को बर्डन समझेगा। अगर हम लीडरशिप की कमिटमेंट की बात करें, और तो उसमें वो यही बताता है कि वेदर इट इज विजिबली डिमॉन्स्ट्रेटेड आउटसाइड दी बोर्ड रूम, सिंस बिहेवियर इन दी बोर्ड रूम इज नॉट विटनेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द वर्कर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी वो यही बता रहा है कि अगर कमिटमेंट की बात करें तो जिस तरह से हमारी मैनेजमेंट कमिटमेंट शो करेगी और अपनी लीडरशिप को विजिबल करेगी, वर्कर उसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, देन वर्कर भी उसको लेके चलेंगे और उसी तरह से क्या करेंगे, बिहेव करेंगे। ठीक है, उसके बाद रिसोर्सिज की बात करें तो रिसोर्सिज वही जो मैंने आपको बताया था कि उसने प्रोवाइड करनी है आपको, जितनी भी आपकी ट्रेनिंग्स हैं, ठीक है, बजट हो गया, फाइनेंस के सारे मामलात हैं, टाइम, मनी, इक्विपमेंट, ये सारी की सारी चीजें जो है वो रिसोर्सेज में आती है। द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट टाइम, मनी, इक्विपमेंट एंड पर्सनल टू मैनेज एंड कैरी आउट दी वर्क सेफली, यानी बंदे बंदे भी रिसोर्स में आ जाते हैं, आपका पैसा भी, इक्विपमेंट भी, टाइम भी, ये सारा कुछ सारे के सारे रिसोर्सेज में आ जाते हैं। तो इनकी प्रोविजन जो है वो किसी भी बंदे के हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर को क्या कर रही होती है, इन्फ्लुएंस कर रही होती है। यानी अगर आप उसको प्रोवाइड करेंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, उनको सिखाएंगे चीजों को, देन वो सेफ्टी बिहेव भी करेंगे और उनका बिहेवियर इस चीज को शो भी करवा रहा होगा। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा तो वर्कर जो है वो इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे। फिर वर्क पैटर्न क्या है उस ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अगर बहुत ही ज्यादा काम लिया जा रहा है वर्कर से, तो वर्कर अल्टीमेटली एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद उनकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है। देन उसके बाद वो क्या करेंगे, फटीग का शिकार हो जाएंगे और अनसेफ काम करना स्टार्ट कर देंगे।
तो इस तरह के इश्यूज आना क्रिएट हो जाएंगे। यानी वो कह रहा है कि दे कैन एडवर्सली इफेक्ट द वर्कर हेल्थ एंड काज फटीग दैट इन टर्न कैन लीड टू पुअर परफॉर्मेंस एंड इंक्रीज द रिस्क एसोसिएटेड विद द सेफ्टी क्रिटिकल वर्क। यानी जब बहुत ज्यादा वर्कर काम करेगा तो उससे वो फटीग में चला जाएगा, और जब वर्कर फटीग में होता है तो उस टाइम क्या हो रहा होता है कि वो रिस्क बढ़ जाता है, खतरे का जो आप कह रहे हैं खतरा बढ़ जाता है किसी भी एक्सीडेंट होने का, क्योंकि वो बंदा पहले ही थका हुआ है, ठीक है, उसकी सोचने समझने की सलाहियत काम नहीं कर रही। तो ये आपका जो होगा वर्क पैटर्न, इस तरह से अगर बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा वर्क आप वर्कर से ले रहे हैं तो वो भी एक ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है वर्कर के बिहेवियर को चेंज करने के वाले से। और जब उसका बिहेवियर चेंज होगा अल्टीमेटली, अगर तो उसके हम ख्याल रख रहे हैं उसके रूटीन का और हमारे वर्किंग आवर्स जो है वो उसकी सेहत को अफेक्ट नहीं कर रहे, तो अल्टीमेटली जो है उसका अच्छा बिहेवियर होगा। अदरवाइज अगर हम उसको मतलब बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा काम ले रहे हैं तो एक्सीडेंट भी होंगे और वहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा होगा। कम्युनिकेशन इस चीज में बड़ी मैटर करती है। कम्युनिकेशन को हमने पहले बड़ी डिटेल में पढ़ लिया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, वर्कर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए। हमें भी ये फीडबैक भी लेना पड़ेगा कि क्या वर्कर को चीजें समझ आ भी रही हैं या नहीं आ रही। लेवल ऑफ सुपरविजन की अगर हम बात करें तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने यानी उसको सुपरविजन प्रोवाइड करनी है, बगैर सुपरविजन के काम उससे नहीं हमने करवाना, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन दैट अंडरटेकिंग इंजीनियरिंग मेंटेनेंस वर्क द प्रेजेंस ऑफ द कंपिटेंट सुपरवाइजर टू ओवरसी द वर्क इज क्रिटिकल एज अ चेक टू प्रिवेंट बोथ रूल ब्रेकिंग बिहेवियर एंड ह्यूमन एरर। यानी सुपरविजन जब वो प्रोवाइड करेगा वो तो वो दोनों चीजों को देख रहा होगा, ह्यूमन एरर को भी वो वहां पे उसके ऊपर कंट्रोल मेजर लगा रहा होगा, यानी उसको भी एड्रेस कर रहा होगा। और साथ में अगर कोई बंदा रूल ब्रेक कर रहा है या कोई इस तरह का इशू आ रहा है तो इसको भी वो एड्रेस करेगा। तो इसलिए किसी भी काम के दौरान सुपरविजन जब आप प्रोवाइड करेंगे कि वर्कर को, तो अल्टीमेटली उसका बिहेवियर हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। फिर कंसल्टेशन और वर्कर की इन्वॉल्वमेंट है, लास्ट पे ट्रेनिंग आ गया। तो ये वही बात आ गई IITS, इंस्ट्रक्शन इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग और सुपरविजन आ गई, कम्युनिकेशन इसमें आ गया, वर्क पैटर्न है, रिसोर्सेज है, और दो ऊपर वाले पॉइंट ये जो मैंने आपको बताया था लाजमी आपने जब भी मैनेजमेंट की बात होगी या ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी तो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर और लीडरशिप की कमिटमेंट, ये दो पॉइंट आपके लाजमी ऐड होंगे। तो सिंपल अगर हम इसको लेके चलें तो सिंपल क्या है कि जब भी हम ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स की बात करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के अंदर यानी एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम डिस्कस करेंगे, सेफ्टी कल्चर है, लीडरशिप की कमिटमेंट, ये सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर की समझ आ गई है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अब तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा है कि ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फैक्टर हैं जो वर्कर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक सिंपल सी लॉजिक बता दी कि ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर को आपने एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ रिलेट करके वो सारे के सारे पॉइंट्स, लेकिन आपने रिलेट लाजमी करना है, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको वो IITS बता दिया है, ठीक है। उसके अलावा वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिसोर्सेज प्रोवाइड करे। अब रिसोर्सेज आपका सेफ प्लांट एंड इक्विपमेंट आ गया, उसके अंदर ही आ गया, सेफ वर्क प्लेस भी इसी के अंदर आ जाता है आपका, ठीक है। उसके अलावा एनवायरनमेंट को उसने क्रिएट करना है, सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और सेफ पर्सन क्रिएट करना है, यानी वर्कर की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है। यानी वर्कर की सेफ्टी या वर्क पैटर्न के अंदर आ गया कि आप अगर उससे बहुत ज्यादा काम लेंगे तो अल्टीमेटली उसके बुरे रिजल्ट निकलेंगे। तो ये सारे के सारा टॉपिक उसके साथ रिलेट करता होता है। ये टॉपिक हमने कवर किया ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर का। सेकंड अब हमारे पास आ जाता है जॉब फैक्टर। अब जॉब के हवाले से अगर हम बात करें तो वर्कर को वो किस तरह से इफेक्ट कर रही होती है उसके बिहेवियर को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या आ गया, टास्क के काम कैसा है, काम वो उसको करने की सलाहियत वो बंदा रखता है या नहीं रखता। अगर करने की सलाहियत रखता भी है तो काम किस तरह का है, हाईली रिपीटेटिव जॉब तो नहीं है या कोई ऐसी जॉब तो नहीं है जो कंटिन्यूअसली करनी पड़ रही है। तो जब इस तरह की जॉब्स होती हैं तो इसमें एर्गोनॉमिकल रिक्वायरमेंट्स को देखा जाता होता है। मैंने आपको एर्गोनॉमिक्स की डेफिनेशन पहले भी बताई थी, नेक्स्ट दोबारा आएगी, मैं रिपीट भी करवा दूंगा। यानी एर्गोनॉमिक्स क्या होती है, वर्कर का और उसकी वर्क प्लेस के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रहा है इस चीज को डिजाइन करना, ठीक है, ताकि उसका काम जो है उसकी सेहत के ऊपर जो है वो गलत असर ना डाले, ठीक है। तो वो यही बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ वर्कर नीड टू बेंड और स्टूप over when carrying out the task then that task need to be adopted to be best suited to the worker concern। यानी अब वर्कर को बार बार झुकना पड़ रहा है, ठीक है। तो अब काम करने के हवाले से उसकी जो इक्विपमेंट्स हैं या उसकी पीपी जो है वो इस तरह से डिजाइन होनी चाहिए ताकि उस बंदे को कोई भी हेल्थ इशू ना आए। अब जैसे बैंक में एक बंदा काम कर रहा है, सुबह 9 से 5 तक उसने बैठने का काम करना है, कोई बंदा ड्रिलिंग कर रहा है तो उसने ड्रिल मशीन चलानी है, कोई बंदा कन्फाइंड स्पेस के अंदर गया हुआ है जहाँ पे बहुत ज्यादा आप कह लो कि लिमिटेड स्पेस अवेलेबल है, तो उस जगह पे उसको काम करने में मुश्किल होगी। तो अब ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड कर रही होती है उसके बिहेवियर के ऊपर।
तो अगर तो कंटिन्यूअसली वो काम कर रहा है और कंफर्टेबल भी नहीं है उसके लिए जगह, वो जिस जगह पे वो बैठ के काम कर रहा है, तो वो अनसेफ काम करेगा और उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से नेगेटिव बिहेवियर की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर हमने उसको प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया हुआ है तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या होगा कि हमें पॉजिटिव बिहेवियर देखने को मिलेगा। बाद तो बात पहली चीज जो इफेक्ट कर रही होती है किसी भी वर्कर के बिहेवियर को उसके काम के हवाले से, वो होता है कि वो काम कैसा है, रिपीटेटिव है, किस तरह का है, फटीग वाला है, रेस्ट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये चीजें। जी अब आप बताएं क्या कह रहे थे। बाज़ औक़ात बहुत सारे ना इंसान है जो उनको फोबिया होता है, हाइट फोबिया हो गया जी जी, या फिर मुख्तलिफ किस्म का, ये आपने बिल्कुल ठीक बात की है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। फिर ये भी इस टास्क में ऐड होगा। बिल्कुल टास्क के अंदर ऐड होगा। अब लास्ट टाइम भी हमारा एक्सपीरियंस हुआ है, वर्कर जो थे उनको हाइट फोबिया था। अब वो वर्कर कह रहा है कि सर मुझे हाइट से डर लगता है, सुपरवाइजर को, सुपरवाइजर समझ रहा था शायद ये काम नहीं करना चाह रहा, उसने उसको जबरदस्ती कहा कि आप जाओ ऊपर कॉलम पे। वो ऊपर जब दो चार यानी मंजिलें उसने क्रॉस की, उसको चक्कर आने लग गया, तो उधर ही प्लेटफॉर्म पे लेट गया। फिर उसको उतारने के लिए क्रेन मंगवाई, क्रेन के जरिए जो है ना उसको मैन बास्केट के अंदर डाल के उसको रेस्क्यू उन्होंने किया, और अच्छी भली उसकी तबीयत खराब हो गई थी यानी। तो सुपरवाइजर की भी अच्छी बड़ी क्लास लगी। यानी बताने का मकसद ये है कि इस चीज को कंसीडर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, उसके बाद वर्कलोड की बात करते हैं। जाहिर सी बात है, अगर तो लोड ज्यादा होगा तो वर्कर का बिहेवियर चेंज हो जाएगा, वो शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करेगा, अनसेफ काम करेगा, एरर होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वर्कलोड उसके मुताबिक है, उसकी आप कह लें एबिलिटी के मुताबिक है, तो देन वो काम को सेफली करेगा। द अमाउंट ऑफ वर्क, द रेट ऑफ वर्क, इसमें अब आ जाता है, डेडलाइंस आ जाती हैं, फिर वैरायटी ऑफ वर्क वर्क आ गया कि एक बंदा बंदा जो है वो किस तरह के काम कर रहा है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब परफॉर्म कर रहा है वो। तो इन सारी चीजों को कोप करना जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ का। अगर तो इन्वायरमेंट अच्छा है, वहाँ पे सुकून है, लाइटिंग प्रॉपर है, नॉइज नहीं है, टेम्परेचर ठीक है, तो वो उसके अल्टीमेट ऑटोमेटिकली आप कह लें कि उसके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल वर्कर इन अ स्टील फाउंड्री may have to undertake physical labor in a high temperature environment, so there is a potential for dehydration, heat stress and heat stroke। ठीक है, आप जो स्टील इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे होते हैं उनको ये सारा, क्योंकि उन्होंने हाई टेम्परेचर एरिया में काम करना होता है। Worker may find ways of working that are not necessarily safe in order in order to minimize physical exertion। हाँ, एक्सर्शन। तो अब उसमें यही बता रहा है कि यानी जब इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे वर्कर को काम करना पड़ेगा, तो वर्कर ऑटोमेटिकली फिर शॉर्ट शॉर्ट आप कह लो कि शॉर्टकट ढूंढेगा, ताकि वो जल्दी से काम कम खत्म से कम उसको टेंशन हो, फिजिकल उसको फटीग जो है वो कम से कम पड़े। ठीक है, तो दे मे आल्सो स्टार्ट टू सफर डिहाइड्रेशन इन फिजिकल एंड मेंटल परफॉर्मेंस एज अ रिजल्ट ऑफ हीट स्ट्रेस। तो अब वो यही बता रहे हैं कि अगर उसको हीट स्ट्रेस हो जाती है तो उसकी फिजिकल आप कह लें कि परफॉर्मेंस वो भी इफेक्ट करेगी, और मेंटल उसकी कंडीशन जो है वो भी जो है वो उसकी इफेक्ट करेगी। तो यानी इसलिए इन्वायरमेंट को आपको सेफ इन्वायरमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने सेफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है। तो इन्वायरमेंट में ये सारा कुछ आ जाता है, टेम्परेचर है, लाइटिंग है, नॉइज है, स्पेस कितनी है। ठीक है, वहां पे कोई हजार्डियस सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हुई हुई। गैस तो लीक नहीं है। हाँ, ये सारी की सारी चीजें आपके इन्वायरमेंट में आ जाती होती हैं। तो इन्वायरमेंट को सेफ रखना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इन्वायरमेंट अनसेफ होगा तो अल्टीमेटली वो वर्कर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। जब उसको कंटिन्यूअसली अनसेफ इन्वायरमेंट में काम करना पड़ेगा तो वो काम करने से घबराएगा, कतराएगा, काम नहीं करेगा, शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में रहेगा। उसको कोई काम आप करने भेजेंगे स्टोर से कोई टूल इश्यू करवाने के लिए, वो घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा उधर ही जाया करके आ जाएगा। तो ये उसका क्या है, बिहेवियर चेंज होना शुरू हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप डिस्प्ले एंड कंट्रोल्स की बात कर रहे हैं वो। अब डिस्प्ले एंड कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने जिस तरह से देखा होगा कि ये जिस तरह एविएशन इंडस्ट्री होती है, ये एयरप्लेन आपने देखा होगा, उसके अंदर वो जो ऑपरेटर बैठा होता है, पायलट जो बैठा होता है, उसके सामने वो पूरा एक कंट्रोल पैनल होता है। तो अब जितना अच्छा आपके यानी डिस्प्ले अच्छा होगा और कंट्रोल मेजर्स आपके अच्छे होंगे, उतना इजीली जो है वो वर्कर को उस इक्विपमेंट को, उस मशीन को मैनेज करना उतना इजी हो जाएगा उसके वाले से। ठीक है, और एरर के चांसेस जो है वो जितने भी अच्छा कंट्रोल होगा उसका, उतने ज्यादा एरर के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसी को आप रिलेट कर लें उस मशीन के साथ, वो जो पेपर ग्लूटन मशीन थी उस सिनेरियो के अंदर। अब उसका क्या था कि जो स्टार्ट बटन था उसके ऊपर उन्होंने गार्ड नहीं था लगाया हुआ। अब क्या हुआ कि अब डिस्प्ले और कंट्रोल जो है वो प्रॉपर नहीं है, जिसके नतीजे में गलती से एक्सीडेंटली जो है उसका बटन प्रेस हो गया और मशीन ऑपरेट होगी और उस बंदे की उंगलियां जो है वो कट गई थी।
तो ये चीज यहाँ पे डिस्कस कर वो करना चाह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर्स की अगर हम बात करें तो वहां पे अगर प्रोसीजर्स यानी काम के हवाले से उसके काम के प्रोसीजर जो है वो सेफ होंगे। द एग्जिस्टेंस एंड द क्वालिटी ऑफ द वर्किंग प्रोसीजर, इफ देयर इज अ लैक ऑफ रिटन प्रोसीजर और इफ दे आर पुअरली रिटन, आउटडेटेड है, कम्प्लेक्स हैं, इम्प्रैक्टिकल है, तो वर्कर उनके साथ कंप्लाई नहीं कर सकता। टू बी इफेक्टिव प्रोसीजर्स शुड बी एक्यूरेट होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए और उस लैंग्वेज में होने चाहिए जिससे कि वर्कर जो है वो फेमिलियर होना चाहिए हो। ये तो उसमें नहीं आ जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आ जाएगा ये पॉइंट तो वैसे। नहीं, प्रोसीजर की बात हो रही है, काम के प्रोसीजर की, काम के प्रोसीजर। अब यानी हम डिस्कस कर रहे थे कि काम से जुड़े हुए कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसके बिहेवियर को क्या करेंगे, इन्फ्लुएंस। तो अब काम करने का तरीकाकार जो है वो भी तो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा होगा ना। प्रोसीजर से मुराद होता है तरीकाकार, कि आपने एक एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, लेट्स सपोज कटिंग ग्राइंडिंग करनी है, ग्राइंडिंग करनी है, ये कटिंग करनी है, तो अब उस ग्राइंडिंग को करने के लिए जो प्रोसीजर होगा वो इफेक्ट करेगा। अब बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होगा हो, या उसको उसके बारे में नॉलेज ना हो, या उसको उस रिटर्न जो उसको हिदायत दी गई हैं उस लैंग्वेज का उसको आइडिया ना हो, तो अल्टीमेटली फिर वो जुगाड़ लगाएगा, वो खुद से अपना आइडिया लगाने की कोशिश करेगा। आप समझा कि ठीक है। ये है कि अगर कटिंग ग्राइंडिंग का जो दे लेते हैं एग्जाम्पल, तो उसमें ये है कि आपके पास मटेरियल आ जाता है, टेफ्लॉन आ जाता है या एल्यूमिनियम आ जाता है, ठीक है। स्टील आ जाता है, वो भी आ जाता है। ठीक हो गया। तो उसको कटिंग करने के लिए उसका जो स्पेसिफिक उसने वो ग्राइंडर रखा है ना, उसके बजाय किसी और मटेरियल का यूज करेगा, बिल्कुल अगर उसको इस प्रोसीजर का पता नहीं होगा तो। बिल्कुल ऐसी है। ठीक है। यानी काम करने के जो प्रोसीजर है स्टार्ट से लेकर एंड तक रिटर्न फॉर्म में होने चाहिए, उसको गाइडलाइंस प्रॉपर प्रोवाइड करनी चाहिए। ठीक है, और उसको और उस लैंग्वेज में हो जो उसको समझ आए। ठीक है, तो ये अगर होगा प्रॉपर तरीके से तो प्रोसीजर अच्छा होगा, तो उसका बिहेवियर ठीक रहेगा। लेकिन अगर अब इस चीज में चेंजिंग आती है, नहीं प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में नहीं है, क्लियर उसको नहीं डिफाइन किया जा रहा, लैंग्वेज में यानी इशू आ रहा है, बैरियर आ रहा है, तो फिर क्या होगा कि वो खुद से अंदाजे लगाएगा और वो उसका एक बिहेवियर ही चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, वो बस एक अपनी माइंड सेट बना लेगा, यार इस काम को ऐसे करना है हमें। ठीक है, तो ये सीन है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं वो क्या हैं हमारे पास, जॉब फैक्टर है। यानी काम से जुड़े हुए ऐसे कौन से अवामिल हैं जो उस बंदे के हेल्थ एंड सेफ्टी बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होते हैं। इसके लिए एक शॉर्ट टर्म भी है, डेप्ट डब्ल्यू के नाम से। ठीक है, DEPT, डेप्ट डब्ल्यू या डब्ल्यू डेप्ट, ये एक एक्रोनिम है, याद कर लें। ये निबोश तो नहीं बताया हुआ, ये सिर्फ याद रखने के वाले से आपको है कि इससे आपको जॉब फैक्टर याद हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, मैंने लिखे हुए हैं, ये लिखा हूँ, डेप्ट डब्ल्यू, डी फॉर। अब हम इसको रिलेट कर रहे हैं, अगर करें वापस अपनी बुक के साथ, तो डी से क्या था हमारे पास, डिस्प्ले एंड कंट्रोल। ठीक है, ई से हमारे पास क्या है, एनवायरनमेंट। पी से हमारे पास क्या है, प्रोसीजर। टी से हमारे पास क्या है, हमारे पास टास्क, टास्क। और डब्ल्यू क्या है, वर्कलोड। ठीक है, डब्ल्यू डेप्ट या डेप्ट डब्ल्यू, इसको इस तरह से आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ये वो सारे के सारे फैक्टर्स थे। अब वही बात एर्गोनॉमिक्स की डिटेल आ गई जो मैंने आपको पहले बताया था, कि द इंटरेक्शन बिटवीन दी वर्कर एंड देयर वर्क टास्क, वर्क इक्विपमेंट एंड वर्क इन्वायरमेंट सो एज टू अचीव द बेस्ट मैच। यानी उस वर्कर का यानी इंटरेक्शन जो है किसके साथ, काम के साथ, काम करने वाले इक्विपमेंट के साथ और माहौल के साथ, ताकि बेहतर से बेहतर मैच हो और वर्कर जो है वो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट के अंदर काम कर सके। इसको हम एर्गोनॉमिक्स बोलते हैं। वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ गुड एर्गोनॉमिक डिजाइन इज टू अडॉप्ट द टास्क, इक्विपमेंट एंड एनवायरनमेंट टू सूट द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल वर्कर। यानी जो उस वर्कर की नीड है। अब जैसे एक बंदे ने बैठ के काम करना है, तो उसकी चेयर है, टेबल की हाइट है, जो उसके आगे स्क्रीन पड़ी हुई है उसका एंगल है, उसका नेक रेस्ट है, चेयर का आर्म रेस्ट है, फुट रेस्ट है उसका। ठीक है, सिटिंग पोजीशन, ये सारी की सारी चीजें जो है उस बंदे की हाइट के मुताबिक, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर के मुताबिक इस चीज को हमें डिजाइन करना पड़ेगा। तो ये सारी की सारी एर्गोनॉमिक्स में आ जाती है। इसके बाद अगर हम तीसरे फैक्टर की बात करें, जो कि क्या था, इंडिविजुअल फैक्टर। इंडिविजुअल फैक्टर है उस बंदे की जाती, मतलब कि आप कह लें कि वो पर्सनल स्किल्स के हवाले से बात करें, उसकी एबिलिटी की बात करें, तो इसमें वही आ गया। कंपिटेंसी आप देख लेंगे तो IITS आ गया, इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग सुपरविजन है। ठीक है, वो बंदे का एटीट्यूड उसका कैसा है, उसके पास स्किल कैसी है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। ठीक है, उसकी रिस्क परसेप्शन कैसी है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हमारे पास किस में आ जाएंगे, इंडिविजुअल फैक्टर के अंदर। और ये हर बंदे के सेम नहीं होते, जैसे पर्सन टू पर्सन ये चीजें क्या कर रही होती हैं, वेरी कर रही होती हैं। कंपिटेंसी की अगर बात करें तो हर बंदा जो है उसका कंपिटेंसी लेवल जो है वो सेम नहीं हो सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग में डिफरेंस हो सकता है, उसके नॉलेज में डिफरेंस हो सकता है, एबिलिटी में भी डिफरेंस हो सकता है। ये सारी चीजें क्या कर रही होती हैं, इंपेयर कर रही होती हैं उसके बिहेवियर को, यानी उसके बिहेवियर को चेंज कर रही होती हैं।
ठीक है, एक बंदा सेम वर्कर, दो वर्कर इकट्ठे काम कर रहे हैं, लेकिन एक का बिहेवियर ठीक है, एक का ठीक नहीं है, तो उसकी बैक एंड पे कौन कौन से फैक्टर है? यही कि एक बंदा कॉम्पिटेंट नहीं है इतना ज्यादा, ठीक है, क्वालिफाइड नहीं है, फिर उसके बाद उसके पास स्किल्स नहीं है, उस लेवल की स्किल्स नहीं है उसके पास, ठीक है। अब वो कहता है सच एज एबिलिटी ऑफ अ क्रेन ऑपरेटर टू प्रिसाइजली कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द लोड। अब एक बंदा जो एक्सपीरियंस बंदा है, जब उसने लोड उठाया हुआ है, ठीक है, और लोड हवा में जो है वो लटक रहा है, तो उसको कंट्रोल करने की एबिलिटी, अब जिसका एक्सपीरियंस 10 साल का है उसके पास ज्यादा है, वो स्किल है, ठीक है। एक बंदा अभी न्यूली उसने क्रेन चलाना सीखा है, तो उससे कंट्रोल से बाहर भी हो सकता है लोड, लोड स्विंग करके किसी और, आप कह लें कि साइड पे कोई प्लेटफॉर्म होगा या स्ट्रक्चर होगा, उससे टकरा भी सकता है। तो हर बंदे की स्किल जो है वो सेम नहीं होती, ठीक है। उसके बाद वो क्या कह रहा है, पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी की वाले से अगर हम बात करें, तो वो कहता है कि वेरियस इनेट करेक्टरिस्टिक अंडरपिन अ पर्सन करेक्टर सच एज रिस्क टेकिंग और रिस्क एवर्जन, या आप कह लो कि इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन। यानी अब इंट्रोवर्जन से मुराद ये है कि एक बंदा जो है उसकी पर्सनैलिटी है कि वो लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है, ठीक है। और एक बंदा जो है वो एक्सट्रोवर्जन से मुराद ये है कि यार वो लोगों से बातचीत करता है, मसाइल को डिस्कस करता है, जो उसको इशू आ रहा है उसको लोगों को बताए, सुपरवाइजर से डिस्कस करे। एक बंदा जो है उसको अगर कोई इशू आ भी रहा है, वो डिस्कस नहीं कर रहा, बस अपने तरीके से काम में लगा हुआ है। तो ये सारी की सारी चीजें, फिर उस बंदे का अपनी, आप कह लें कि वो क्या रिस्क लेने लेने वाली उसकी मेंटेलिटी है, या वो प्रॉपर सेफ्टी के साथ काम करने के बारे से सीरियस है वो, ठीक है। अब एक बंदा है, उसको कहा जी ऊपर वाले स्ट्रक्चर से नीचे वाले स्ट्रक्चर पे उसने आना है, और हाइट भी सिर्फ 4 फुट की है। अब प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप लैडर को यूज करके नीचे है, वो ऊपर से छलांग लगा देता है। तो ये पर्सनैलिटी यार बंदे की अपनी ना, कि एक बंदा जो है वो सोचता है कि यार क्या मैंने अब सीढ़ियों से जाना है, बस यहाँ से छलांग लगाओ, ठीक है, शॉर्टकट लगाओ, जान छुड़वाओ, पर एक काम को करो, ठीक है। तो ये हर बंदे का पर्सन टू पर्सन चीजें क्या हो रही होती हैं, वेरी हो रही होती हैं, ठीक है। यानी ये फिक्स नहीं है कोई भी चीज, हर बंदे की अपनी पर्सनैलिटी है, ठीक है। तो अब इसी तरह से फिर अगर हम एटीट्यूड की बात करें, तो एटीट्यूड क्या है कि अ पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू, और या पॉइंट ऑफ वे ऑफ लुकिंग समथिंग, हाउ दे फील एंड थिंक अबाउट इट, ठीक है। हर बंदे का अपना एटीट्यूड है। फॉर एग्जांपल कुछ लोग होते हैं उनका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, अगर उनको कोई चीज मतलब कि बुरी लग भी रही है, लेकिन उनकी अप्रोच पॉजिटिव होगी, वो उसको पॉजिटिव वे में डील करेंगे। लेकिन समटाइम जो है उनके उनकी नेगेटिव अप्रोच होती है, नेगेटिव एटीट्यूड होता है, हर चीज को वो नेगेटिव वे में लेके जा रहे हैं, वो कहते हैं यार हमारे साथ ही ऐसा हो गया। तो ये चीजें जो है वो एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं कि उनका एटीट्यूड कैसा है किसी भी काम के वाले से, ठीक है। तो इसके बाद हम अगर सेकंड पे आए, रिस्क परसेप्शन, सॉरी लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिस्क परसेप्शन। अब रिस्क परसेप्शन से मुराद यह है कि खतरे को भांपने की सलाहियत। अब ये भी हर बंदे की मुख्तलिफ है। अब आप जो इस तरह खतरे को देख रहे होंगे उस तरह मैं नहीं देखूंगा, और जिस तरह मैं देख रहा हूँ इस तरह आप नहीं देखेंगे। इसको समझने के लिए बेस्ट एक एग्जांपल है, मैं आपको अभी एक प्रैक्टिस करवा देता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा उसको। जी, अब ये एक स्टेटमेंट लिखी हुई है, अब आपने ना इसमें नंबर ऑफ एफ काउंट करने हैं, कितने हैं आपके पास, जो है ना 10 सेकेंड है, आप सिर्फ एफ काउंट करें कितने। जी, बताएं कितने। 4 से। 4? नहीं, दो अब ये बार भाई। देखिए, दो, हाँ भाई, और कोई आंसर करना चाहे तो। ये देखो, एक, तो दो, ये तीन, फिर ये चार, फिर ये पांच, साइंटिफिक का, ठीक है। फिर उसके बाद और देखें, कंबाइंड में नहीं है, 5 ये ऑफ, पांच। इसका ऑफ, इसका है, ठीक है। तो ये कितने बन गए? 6 पांच। बन गए। और 6 बन गए भाई, ये एक्सपीरियंस का भी तो आगे ऑफ आ रहा है, हाँ जी ठीक है। ठीक है। अब किसी ने 2 का है, किसी ने 4 का है, तो ये है परसेप्शन, ठीक है। हर बंदे की सलाहियत जो है वो सेम नहीं होती। 6 है टोटल, ठीक है। तो वापस अब हम बुक की तरफ आते हैं अगर, तो अच्छा जी, तो वो यही बात बता रहा है कि रिस्क परसेप्शन जो है वो हर एक बंदे की क्या होती है, डिफरेंट होती है। कुछ लोग जो होते हैं वो चीज़ों को अच्छे तरीके से डीपली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, उनकी नज़र जो है वो आप कह रहे हो कि बहुत ज़्यादा तेज है, वो हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। कुछ लोग जो है वो उनकी परसेप्शन ठीक नहीं होती या कम होती है एज कम्पेयर टू बाकी लोगों के। तो कहते हैं कि कौन कौन से, फिर अभी वो नेक्स्ट वही बात हमें बता रहा है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी बंदे की रिस्क परसेप्शन को डिस्टॉर्ट करते हैं, यानी उनके ऊपर असरअंदाज कर रहे होते हैं। तो पहला उसमें फैक्टर है, जैसे अब इलनेस है, कोई बंदा अगर बीमार होगा, उसकी सेंसेस काम नहीं कर रही होंगी, तो भी वो रिस्क को अच्छी तरह से भांप नहीं सकेगा। अच्छा, अगर वो स्ट्रेस में है, टेंशन परेशानी में है, फिजिकल स्ट्रेस में है या मेंटल स्ट्रेस के अंदर है, तो भी वो सही तरीके से परसेप्शन उसकी काम नहीं करेगी।
फटीग वही बात आ गई, किसी के प्रेशर के अंदर काम कर रहा है, या जो है ना आप कह लो कि ड्रग्स अल्कोहल वगैरह उसने यूज किया हुआ, तो तब भी बंदे की सेंसेस काम नहीं कर रही होती। उसके अलावा उसका एक्सपीरियंस कम है चीजों के हवाले से, या वो कहता है दे हैव पास्ट पर्सनल एक्सपीरियंस दैट इज कीपिंग देयर थिंकिंग, यानी माजी में कोई उसके साथ ऐसा कोई हादसा पेश आया या कोई इस तरह का पर्सनल उसके साथ हुआ है जिसकी वजह से अब उसकी थिंकिंग जो है वो चेंज हो गई है उस हवाले से। ठीक है, तो ये चीजें भी डिपेंड कर रही होती हैं। तो यानी ड्रामा में हो सकता है वो किसी पास्ट के इंसिडेंट की वजह से। अच्छा, अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा बाइक से खुदा ना खास्ता गिरता है, तो अब वो सारी जिंदगी के लिए बाइक को एक हैजर्ड समझ लेता है और चलाता ही नहीं है उसको। ठीक है, तो ये उसकी थिंकिंग चेंज होगी। तो अब इसी तरह से पीपीईज जो है समटाइम्स वो आपकी रिस्क परसेप्शन को जो है वो इम्पेयर कर रही होती है। जैसे अब आपने ग्लासेस लगाई हुई हैं, उसके ऊपर स्क्रैचेस आए हुए तो आपको प्रॉपर नजर नहीं आ रहा होगा। ठीक है, आपने एयर मफ या एयर प्लग लगाए हुए हैं, तो बाहर अगर कोई आपको बुला भी रहा होगा या मतलब कि कोई आगाह करना भी चाहेगा तो आपको उसकी आवाज नहीं आ रही होगी। तो इस तरह से ये पीपीज भी जो है वो आपकी यानी रिस्क परसेप्शन के ऊपर ऊपर समटाइम जो है वो इफेक्ट कर रही होती है। फिर वर्क प्लेस की कंडीशंस हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करती है आपकी जो रिस्क परसेप्शन है। अब नेक्स्ट वो कहते हैं कि हम इसको इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं, यानी अपने रिस्क परसेप्शन को इम्प्रूव करने के वाले से वो कह रहा है कि आप कैरिंग आउट सेफ्टी अवेयरनेस कैंपेन्स आपने अटेंड करनी है। ठीक है, पोस्टर्स वगैरह, टूल बॉक्स टॉक को सुने आप, इस तरह की चीजों के ऊपर अटेंशन दें। ठीक है, डेवलप ट्रेनिंग प्रोग्राम जो भी है उससे हम लोगों को अवेयरनेस बढ़ा के इस चीज से रिस्क की परसेप्शन उनकी बढ़ा सकते हैं। हैजर्ड को बार बार हाईलाइट करें, ग्राफिकल वे में उसको रिप्रेजेंट करें, साइन बोर्ड वगैरह लगाएं। ठीक है, इंश्योरिंग दैट देयर इज एडिक्वेट लाइटिंग, जिस जगह भी वर्कर काम कर रहा हो वहाँ पे प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए। पॉइंट दूसरा भी कर सकते हैं कि कम्युनिकेशन है उसको स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल ऐसे ही कम्युनिकेशन आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, उसके अलावा यानी हैजर्ड को कम्युनिकेट करने का तरीका जो है वो आपका अप्रोप्रिएट हो। ठीक है, और जितनी भी डिस्टॉर्शन या डिस्ट्रैक्शन वगैरह हो रही है जैसे नॉइज वगैरह है, इस चीज को कम किया जाए ताकि उस बंदे को फटीग भी ना हो और जो मैसेज आप उस तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो उस तक पहुंच भी जाए। तो इस तरह से हम अपने वर्कर के रिस्क की जो परसेप्शन है उसको क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है।